प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत और वाद के अंतर्गत मार्क्सवाद तथा फ्रायडवाद एवं अस्तित्ववाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए, मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स। कार्ल मतलब मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स वस्तुतः अपने समय के काव्यशास्त्री, समीक्षक अथवा चिंतक की अपेक्षा महान राजनीतिज्ञ एवं क्रांतिकारी विचारों के उन्नायक थे। उन्होंने जिस समाजवादी विचारधारा को जन्म दिया, उसका स्वरूप इतना व्यापक था कि कला अथवा साहित्य भी उसकी सीमा के बाहर न रह सके। उनका समाजवाद संपूर्ण मानव जीवन से संबंधित था, इसलिए उसने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। मार्क्स की महान कृति है दास कैपिटल, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। कार्ल मार्क्स का समाजवाद भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सृष्टि है। इस वाद का मूल आधार है वर्ग संघर्ष। कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी विचारधारा का जन्म इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से हुआ है। मार्क्स की दार्शनिक मान्यता। मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मान्यता के आधार पर स्पष्ट किया है कि मानवीय जीवन और इतिहास के मूल्य में आर्थिक और वर्ग भेद प्रमुख हैं। उत्पादन और वितरण के साधनों में समाज और संस्कृति में परिवर्तन होता है। इस दृष्टि से व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि का महत्व अधिक है तथा वर्ग संघर्ष प्रगति का स्रोत है। इस आधार पर मार्क्स ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो वर्ग और आर्थिक विषमता से रहित हो। उनका विश्वास है कि ऐसी ही समाज व्यवस्था में वास्तविक मूल्यों की स्थापना हो सकती है। साहित्य, कला, ज्ञान और विज्ञान आदि सभी इसी एक आर्थिक और वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने अंतर्विरोधों के कारण नष्ट हो जाती है और इसका स्थान सर्वहारा वर्ग द्वारा संचालित व्यवस्था ग्रहण कर लेती है। मार्क्स ने विकास की इस प्रक्रिया को पदार्थ के स्तर पर स्वीकार किया है और इसे आर्थिक व्यवस्था के रूप में मानते हुए स्थूल एवं गोचर परिस्थितियों तथा उनके संघर्ष के आधार पर मानव संस्कृति के विकास की व्याख्या का प्रयास किया है। उन्होंने इसके लिए गेहूं के पौधे का तथा जड़ प्रकृति के लिए चट्टानों का उदाहरण दिया है, जिसमें वाद थीसिस, प्रतिवाद एंटीथेसिस एवं संवाद सिंथेसिस के मेल से यह विकास क्रम ऊर्ध्वगामी होता है। इस प्रक्रिया के अनुसार ही मानव समाज के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन और विकास होता रहता है। कला और साहित्य विषयक मान्यताएं। मार्क्स की मान्यता के अनुसार भौतिक जीवन की उत्पादन पद्धति से सामान्य सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन की प्रक्रियाएं निरूपित होती हैं। यही कला के उद्गम का भी आधार है। मानव अस्तित्व उसकी चेतना से निर्धारित नहीं होता, अपितु उसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निरूपित करता है। इससे स्पष्ट है कि मार्क्स मानव की सामाजिक स्थिति को चेतना का आधार मानते हैं। सामाजिक स्थिति का अर्थ है आर्थिक स्थिति। यही संपूर्ण मानवीय जीवन का आधार है। युग की कसौटी मानव चेतना नहीं, अपितु भौतिक जीवन के अंतर्विरोध उत्पन्न की सामाजिक शक्तियों तथा उत्पादन संबंधों का वर्तमान संघर्ष है। विद्वान लेनिन के अनुसार लिटरेचर लाइक ऑल प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड इज अल्टीमेटली डिटर्मिनेटेड बाई द
सोसाइटीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप इट्स मीन्स ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन। मार्क्स के अनुसार साहित्य युगीन अर्थव्यवस्था और उससे विकसित सामाजिक तंत्र की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार साहित्य प्रचार का साधन है। इसकी उपयोगिता इसकी चेतना के आधार पर है। मार्क्स का कथन है, फिलोसफर हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट इज टू चेंज इट। साहित्य सामाजिक जीवन की व्याख्या और समीक्षा से आगे बढ़कर बुनियादी बदलाव का साधन बनकर मानव मुक्ति के संघर्ष की व्यापक प्रक्रिया का अंग बन सकता है। साहित्य सामाजिक जीवन की व्याख्या और समीक्षा से आगे बढ़कर बुनियादी बदलाव का साधन बनकर मानव मुक्ति के संघर्ष की व्यापक प्रक्रिया का अंग बन सकता है। वस्तुतः साहित्य मनुष्य की सामाजिक चेतना और सामाजिक चिंता की देन है, इसलिए उसमें मानव जीवन की वास्तविकता और संभावना की अभिव्यक्ति होती है। वह यथार्थ और चेतना के संबंध बोध का माध्यम नहीं सामाजिक चेतना के निर्माण और सामाजिक जीवन की रूपांतरशीलता का साधन भी है। इस दृष्टि से साहित्य और मानव समाज के विकास का परिणाम और प्रमाण भी है। वह मनुष्य की सामाजिक चेतना की उपज है और सामाजिक चेतना को उपजाने वाला भी। साहित्य शोषक समाज व व्यवस्था के विरुद्ध मुक्तिगामी वर्ग के वैचारिक संघर्ष का एक शक्तिशाली माध्यम और हथियार भी होता है। साहित्य में आत्म अभिव्यक्ति। मार्क्स साहित्य में कलाकार या रचनाकार की स्वतंत्रता के विरोधी है। उनके अनुसार व्यक्ति स्वातंत्र्य का सिद्धांत असंगत और भ्रांतिपूर्ण है। मार्क्स का कथन है, जो लेखक अपने लेखन को व्यावसायिक बनाता है, उसे भौतिक जरूरतों का साधन समझता है, वह अपनी आंतरिक स्वतंत्रता के अभाव में बाहरी स्वतंत्रता से भी वंचित किए जाने के काबिल होता है। प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित बहस से पृष्ठ संख्या 174। ठीक। अतः व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र नहीं होता, वह तो परिस्थितियों का दास होता है। जैसी सामाजिक स्थिति होती है वैसी यह व्यक्ति की दशा होती है। व्यक्ति का निर्माण समाज के द्वारा ही होता है। व्यक्ति समाज की कृति है और इस व्यक्तित्व की कृति है साहित्य। इस प्रकार साहित्य कृति की कृति है। साहित्य में सामाजिकता अनिवार्य रूप से आती है, क्योंकि कला सृजन व्यक्तिगत चेतना का परिणाम नहीं है, वह तो सामाजिक चेतना का प्रतिफल है। कलात्मक सर्जन और आस्वादन। मार्क्स का विचार है कि आर्थिक उत्पादन केवल आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए ही वस्तु उपलब्ध नहीं कराते, अपितु वे वस्तु की वह आवश्यकता भी उत्पन्न करते हैं। जब उपभोक्ता अपनी आरंभिक बुनियादी अपरिष्कृत अवस्था और तत्कालिकता से मुक्त हो जाता है, तब वह स्वयं वस्तु से उत्पन्न एक इच्छा बन जाता है। वस्तु की आवश्यकता की इच्छा वस्तु के बोध से प्रभावित होती है। इस प्रकार एक कला वस्तु कलात्मक अभिरुचि से संपन्न ऐसे पाठक और दर्शक समुदाय को तैयार करती है जो सौंदर्य अनुभूति के योग्य होता है। इस प्रकार उत्पादन केवल चेतना के लिए वस्तु ही उत्पन्न नहीं करता, अपितु यह वस्तु के लिए चेतना भी पैदा करता है, जो कलात्मक सर्जन के आस्वाद का आधार है। साहित्य आलोचना के मानदंड। कला साहित्य की समालोचना के दो मानदंड होते हैं, राजनीति और कलात्मक। इस प्रकार अच्छे और बुरे के बीच प्रयोजन, मनोगत इच्छा अथवा परिणाम सामाजिक व्यवहार द्वारा अंतःक्रम किया जा सकता है। इसमें आदर्शवादी प्रयोजन पर बल देते हैं और परिणाम की उपेक्षा करते हैं, जबकि भौतिकवादी परिणाम
पर बल देते हैं और प्रयोजन की उपेक्षा करते हैं, किंतु मार्क्सवादी मतलब द्वंद्वात्मक भौतिकवादी प्रयोजन और परिणाम दोनों की एकरूपता पर बल देते हैं। जन सामान्य की सेवा करने का प्रयोजन उसका समर्थन प्राप्त करने के परिणाम से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, अतः इन दोनों की एकरूपता जरूरी है। इसलिए कला या साहित्य का मूल्यांकन कलाकार या साहित्यकार के कथनों के आधार पर नहीं, बल्कि समाज में आम जनता पर उसके कार्यों का मतलब मुख्य रूप से उसकी रचनाओं का जो असर पड़ता है उसके आधार पर करना चाहिए। इस प्रकार मार्क्स साहित्य के मूल्यांकन का एकमात्र मानदंड सामाजिक उपयोगिता को मानते हैं। उनके अनुसार साहित्य सामाजिक कृति है, अतः उसका मूल्यांकन भी सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से होना चाहिए। समाजवादी यथार्थवाद यथार्थवादी आंदोलन का नव्यतम विकास है। इसके मूल सिद्धांतों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, समाजवादी दृष्टि के आधार पर वस्तुगत यथार्थ का उनके क्रांतिकारी विकास की अनुरूपता में चित्रण। दूसरा, समाज विकास की द्वंद्वात्मक तथा ऐतिहासिक प्रक्रिया के बीच प्रगतिशील तथा प्रतिगामी शक्तियों की परख एवं उनका चित्रण। तीसरा, जीवन के रचनात्मक पक्ष पर विशेष बल देते हुए संपूर्ण कलात्मक क्षमता के साथ उसका चित्रण। चौथा, नई उभरती हुई वास्तविकता को समर्थ देते हुए जर्जर तथा ह्रास मूलक शक्तियों का विरोध। पांचवा, समाज में व्याप्त वर्ग संघर्ष तथा वर्गीय असंगतियों का गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण तथा उद्घाटन। छठवां, मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का चित्रण तथा जीवित सक्रिय एवं सामाजिक मनुष्य की प्रतिष्ठा करते हुए सक्रिय नायक की सृष्टि करना। सातवां, लेखक की भविष्य दृष्टि को मूर्त रूप देना जो उसकी कृति के बीच से उभरती हुई समाजवादी दृष्टि को सार्थक बनाती है। आलोचना दृष्टि। प्रश्न उठता है कि पूर्वाग्रह युक्त आलोचना दृष्टि का क्या कोई समीक्षक पहले से एक विशिष्ट सिद्धांत का आदर्श मानकर उसकी कसौटी पर संपूर्ण साहित्य को परख कर उसके साथ न्याय कर सकता है? क्या ऐसी समीक्षा कृति की मूल एवं प्रधान संवेदना को ग्रहण करके सभी पक्षों को उचित महत्व दे सकती है? वस्तुतः यह आलोचक की निष्पक्षता का प्रश्न है। आलोचक के अपने कुछ सिद्धांत और आदर्श होते हैं जिन्हें वह कृति के अध्ययन में प्रयुक्त करता है। आलोचक का प्रधान दायित्व कृति के प्रति है। अपनी मान्यताओं को उपेक्षित न करते हुए भी वह कृति को केंद्र बनाता है तथा कृतिकार एवं उसके युग को भी अपेक्षित महत्व देता है। इस प्रकार अपने पूर्वाग्रहों को पूर्णतः कृति पर आरोपित करना समीक्षा के क्षेत्र में अराजकता या विषमता उत्पन्न कर सकता है। मार्क्सवादी समीक्षा दृष्टि इतिहास सापेक्ष होने के कारण व्यापक कार्यक्षेत्र रखती है। इसमें उन रचनाकारों को भी उद्घाटित किया जा सकता है जो अन्य समीक्षा पद्धतियों द्वारा उपेक्षित हो सकते हैं। जैसे तुलसी, कबीर, भारतेंदु आदि के साहित्य का मूल्यांकन युग सापेक्ष दृष्टि से किया जा सकता है। अतः किसी भी लेखक को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं परखा जा सकता। ठीक इस प्रकार मार्क्सवादी समीक्षा दृष्टि साहित्य में उन्हीं तत्वों को स्वीकार करती है और उन्हीं की समीक्षा करती है जो उसकी अपनी दृष्टि में महत्वपूर्ण हों। इस प्रकार इस पद्धति में चयन ही मूलाधार है। चयन की इस प्रक्रिया में जहाँ मार्क्सवादी दृष्टि अपने आप को पुष्ट करती है, वहीं संपूर्ण कृतित्व और कृति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व छूट जाता है। इस प्रकार मार्क्सवादी समीक्षा कृतिकार और कृति के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाती। ठीक, साहित्य के प्रयोजन या उद्देश्य। ठीक, मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग की स्थिति और उसके वर्ग संघर्ष के उद्देश्य के संदर्भ में साहित्य के उद्देश्य पर विचार किया है। उनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। देखिए, पहला उद्देश्य बुर्जुआ संस्कृति की वास्तविकता की छानबीन करना और उसकी कमजोरियों का चित्रण करना। दूसरा, समाज के संपूर्ण जीवन के साथ बुर्जुआ जीवन पद्धति की असंगति और जीवन पद्धति के बाधक स्वरूप का उद्घाटन करना। तीसरा,
सामाजिक संबंधों की समग्रता के बीच सर्वहारा के जीवन संघर्ष का चित्रण करना। चौथा, सर्वहारा दृष्टिकोण के अनुरूप एक अधिक मानवीय संरचना की रचना की कोशिश करना। सर्वहारा के सामाजिक संघर्ष का चित्रण करते हुए सर्वहारा वर्ग की एकता को मजबूत करने और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना। सर्वहारा वर्ग में ऐतिहासिक दायित्व का बोध जगाना। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार जनवादी शक्तियों को पुष्ट करना, उन्हें संगठित और सशक्त करना, शासक वर्ग के ह्रास को, उसके आंतरिक संघर्ष एवं खोखलेपन को, उसकी मानवद्रोही प्रवृत्ति को जीवंत रूप देना साहित्य का प्रयोजन या लक्ष्य है। इस प्रकार के चित्रण को जनवादी शक्तियों का पक्ष प्रबल होता है और शोषक वर्ग का पक्ष कमजोर होता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मार्क्स कला एवं साहित्य के उन सब प्रतिमानों के तीव्र विरोधी हैं जो सर्वहारा वर्ग के हितों की रक्षा नहीं करते अथवा जो वर्ग संघर्ष को तीव्र न बनाकर सर्वहारा वर्ग की उन्नति में बाधक बनते हैं। इसी कारण साहित्य एवं कला में प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, प्रतीकवाद, कलावाद और रहस्यवाद आदि सभी वादों के मार्क्स विरोधी हैं जो विशुद्ध सौंदर्यवादी अथवा रूपवादी चमत्कारों एवं बौद्धिक वाक्यजालों के सृजन में संलग्न है, क्योंकि मार्क्स सभी मानवीय भावनाओं के निर्माण की पृष्ठभूमि में अर्थ प्रमुख को मानते हैं। कार्ल मार्क्स के कला और साहित्य विषयक दृष्टिकोण का विश्व साहित्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा। हिंदी का प्रगतिवादी साहित्य मार्क्स की गूंज से अनुप्राणित है। इतना कुछ होते हुए भी कार्ल मार्क्स की दृष्टि व्यवहारिक अधिक है, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक कार्य को आर्थिक दृष्टि से देखा। यद्यपि उनका यह दृष्टिकोण सही है, तथापि साहित्य की यह दृष्टि एकांगी ही है, क्योंकि सर्वांगीण दृष्टि से विवेचन करने पर साहित्य का प्रधान लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है और इसके लिए अर्थ का प्रभुत्व व्यर्थ है। साहित्य का अपना क्षेत्र है, यद्यपि जीवन से संबद्ध होने के कारण उसका अर्थ से भी घनिष्ठ संबंध है, तथापि मार्क्स की यह दृष्टि एकांगी ही कही जाएगी और यही कहा जाएगा कि मार्क्स मात्र वस्तुपरक होकर रह गए। ठीक, दूसरा वाद है फ्रायडवाद अर्थात मनोविश्लेषण। फ्रायडवाद मनोविश्लेषण जिसे हम कह सकते हैं। मनोविश्लेषण शास्त्र के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण शास्त्र के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड ने युगीन सभ्यता और सामाजिक व्यवस्था से क्षुब्ध और असंतुष्ट होकर मानव मूल्यों के समक्ष प्रश्न चिन्ह लगाते हुए यह स्पष्ट किया कि सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठतम उपलब्धियां मनुष्य की काम प्रवृत्ति की विविध अभिव्यंजनाएं हैं। मनुष्य के जीवन में कुछ भी मूल्यवान और धार्मिक नहीं है। मनुष्य वास्तव में काम प्रवृत्ति के हाथों की कठपुतली मात्र है। फ्रायड उपचार गृह से दर्शन की ओर बढ़े हैं तथा रोगियों का उपचार करते करते उन्होंने व्याधियों के मूल उद्गम तक पहुंचकर अंतर्मन के विज्ञान की खोज की है। अचेतन संबंधित धारणा। फ्रायड ने स्पष्ट किया कि मन के दो भाग हैं, चेतन, ठीक, कॉन्शियस और अचेतन अनकॉन्शियस। इनके बीच एक तीसरा भाग भी है जिसकी स्थिति चेतन से कुछ पहले की है। इसे फ्रायड ने पूर्व चेतन प्री कॉन्शियस कहा है, जो चेतन के लिए एक प्रकार का द्वार है। चेतन की अपेक्षा अचेतन अधिक प्रबल है। इसे समझने के लिए फ्रायड ने जल में तैरते हिमखंड का उदाहरण दिया है, जिसका 3/4 भाग जल में और 1/4 भाग जल से ऊपर है। यह 3/4 अचेतन है और 1/4 चेतन है। चेतन सामाजिक जीवन में सक्रिय रहता है और अचेतन सामाजिक स्वीकृति के अभाव में मन के अंतःस्थल में रहकर अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष करता है। 3 स्तरों वाले मानस तंत्र को फ्रायड ने पुनः 3 अंगों में विभाजित किया है, आइडी, इको, सुपर ईगो, ठीक, अर्थात इदम, अहम, अति अहम।
एक क्रमशः अचेतन चेतन अधीक्षक मतलब सेंसर में बहुत भिन्न नहीं है। इदम रोगों का पुंज है। यह अतृप्त वासनाओं का अंधकारमय कोष है। ठीक। अहम चेतन मन है जो सामाजिक मूल्यों के प्रति सचेष्ट रहता है। अति अहम संचित सामाजिक मान्यताओं का प्रतीक है जिसका काम आलोचना और अधीक्षण करना है। फ्रायड के शब्दों में, इट इज इजी टू सी दैट द ईगो इज दैट पार्ट ऑफ द आईडी which has been modified by the direct influence of the external world acting throughout the perception. Moreover, the ego has the task of brings the influence of the external world to bear upon the idea and its tendencies and endeavor to suitable the reality principle for the pleasure principle which ranks super में इन द आइडिया। ठीक। अर्थात अहम इदम का वह भाग है जिसका निर्माण इंद्रिय ज्ञानमय चेतन के माध्यम से बाह्य जगत के संपर्क द्वारा हुआ है। इदम का प्रेरक सिद्धांत है आनंदवाद और अहम का प्रेरक सिद्धांत है वस्तुवाद। ठीक। फ्रायड के अनुसार जीवन की मूल प्रवृत्ति मतलब मूल वृत्ति है काम, क्योंकि चेतन जिन दमित इच्छाओं का पुंज है वे मूलतः काम के चारों ओर केंद्रित हैं। काम को फ्रायड ने लिबिडो कहा है। मानव के व्यक्तिगत और समष्टिगत सभी कार्य व्यापारों के मूल में काम वृत्ति की ही प्रेरणा रहती है। काव्य रचना प्रक्रिया का रहस्य फ्रायड ने कल्पना को महत्व दिया। वे कवि कल्पना को दिवा स्वप्न मानते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार कवि बच्चों के समान अति कल्पना का संसार बनाता है जिसमें यथार्थता नहीं होती। इस कल्पनात्मक काव्य संसार की यथार्थता का साहित्यिक परिविधि पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चा वयस्क होने पर शैशव की क्रीड़ाएं छोड़ देता है किंतु दीर्घ अवधि के बाद भी उसकी स्मृति में शैशव की क्रीड़ाएं और उनसे प्राप्त होने वाला आनंद बना रहता है। वह वयस्क जीवन तो ग्रहण कर लेता है किंतु शैशवकालीन आनंद की स्मृति से विरत नहीं होता। वास्तव में हम किसी वस्तु का त्याग नहीं करते अपितु वह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विनिमय कर लेते हैं। उसी प्रकार बच्चा वयस्क होने पर शैशव क्रीड़ाओं का त्याग कर देता है और उसके स्थान पर कल्पना चित्रों की सृष्टि आरंभ कर देता है। उनसे भी उसे वही आनंद प्राप्त होता है, मिलता है जो शैशवकालीन क्रीड़ाओं से मिलता था। इन कल्पना चित्रों को दिवा स्वप्न कहा जाता है। ठीक। यही वयस्कों के दिवा स्वप्न अर्थात कल्पना चित्र और शिशुओं की क्रीड़ा में अंतर स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है। बच्चे अपनी क्रीड़ाएं बड़ों से नहीं छिपाते किंतु वयस्क अपने कल्पना चित्रों को अन्यों से छिपाते हैं। फ्रायड के अनुसार दिवा स्वप्न बाल क्रीड़ा की श्रृंखला है। बच्चों की क्रीड़ाएं बड़ों के कार्यों की अनुकृति होती है जिन्हें वह छिपाने की आवश्यकता नहीं समझता किंतु वयस्क अपने दिवा स्वप्न मतलब कल्पना चित्र को दूसरों पर प्रकट करना उचित नहीं समझता। इन इच्छाओं से उद्भूत कल्पना चित्रों को छिपाने का यत्न करता है। फ्रायड ने दिवा स्वप्न दृष्टा अथवा कल्पना चित्र सृष्टा व्यक्तियों को स्नायविक विकारग्रस्त व्यक्तियों का समूह कहा है। उन्होंने दो प्रकार के साहित्यकार माने हैं। प्रथम वे जो प्राचीन रचनाकारों एवं त्रासदी प्रेरणाओं के पूर्व प्रस्तुत लोकमान्य सामग्री ग्रहण करके साहित्य का निर्माण करते हैं और दूसरे वे जो अपने साहित्य की स्वयं रचना करते हैं। वे ही दिवा स्वप्न दृष्टा अथवा स्नायविक विकारग्रस्त समुदाय के व्यक्ति हैं। ऐसे साहित्यकार प्रेमाख्यान कहानी उपन्यास आदि की रचना करते हैं जो मूलतः कल्पना पर आधारित होती है।
उनकी अतृप्त इच्छाएं या काम वासना ही उनकी रचनाओं के मूल आधार में मतलब मूल में रहती है। कला चिंतन का मूल स्रोत। कला चिंतन का मूल स्रोत। फ्रायड के अनुसार कला चिंतन का मूल स्रोत है काम और धर्म, अर्थ अथवा मतलब अर्थ तथा साहित्य एवं संस्कृति के मूल में इसी की प्रेरणा स्थित है। व्यक्ति की दमित एवं कुंठित असामाजिक प्रवृत्तियां अपने परिशोधित रूप में कला और संस्कृति का निर्माण करती है, किंतु यह मौलिक वस्तु न होकर कुंठा का उदात्तिक उदात्तीकृत रूप है अथवा वर्जना का मात्र रूप परिवर्तन है। विविध कलाएं भौतिक और शारीरिक वर्जनाओं से ही उत्कृष्ट होती है। इसलिए फ्रायड ने साहित्य सर्जना को मल त्याग करने की प्रवृत्ति की तुष्टि मात्र माना है। मनोविज्ञान के आधार पर समीक्षा करने वाले I.A. रिचर्ड्स भी प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक दो प्रकार की तृष्णाएं मानते हैं। उनके अनुसार ये तृष्णाएं अधिकांश अचेतन की क्रियाएं हो सकती हैं, किंतु चेतन मन की अनुभूति की विवेचना के लिए अचेतन की इन तृष्णाओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वस्तुतः जीवन की अभिव्यक्ति व वृत्तियों की व्यवस्था का नाम ही आनंद है। जहाँ फ्रायड का काम अथवा राग की सहज वृत्तियों के परिष्कृत या उदात्तीकृत रूप को ही सर्वोपरि मानते हैं, वहाँ रिचर्ड्स उससे भी आगे बढ़कर विरोधी मनोवियोगों के संतुलन या समन्वित में काव्य के चरम मूल्य की बात कहते हैं। इसके विपरीत एडलर का विचार है कि काम वृत्ति जीवन की प्राथमिक समस्या नहीं है। जब व्यक्ति काम विषयक समस्याओं का अनुभव करता है तब उसकी जीवन शैली निर्मित हो चुकी होती है। काम जीवन शैली का एक अंश मात्र है, किंतु इतना अवश्य है कि कुंठाओं और वर्जनाओं से श्रेष्ठ और उत्कृष्ट साहित्य की रचना संभव नहीं है। यदि ऐसा होता तो विश्व से सुंदर असुंदर साहित्य और असाहित्य का भेद ही मिट जाता। ठीक। क्षतिपूरक सिद्धांत। फ्रायड ने मानव की समस्त सृजनात्मक क्रियाओं को क्षतिपूरक क्रिया के रूप में विवेचित किया है और कुंठा के उदात्तीकृत रूपों को कला का नियामक तत्व स्वीकार किया है। इस दृष्टि से साहित्य और कला प्रकृति मूल्य संपन्न नहीं है, वे भ्रम हैं और थोथी क्षतिपूरक क्रियाएं हैं, क्योंकि कल्पना प्रवण लेखक की कृति में उसी की वर्जनाएं काम प्रतीकों के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करती हैं। कला सृजन वस्तुतः काम प्रतीकों का पुनर्निर्माण है। लेखक जीवन की यथार्थता और विभीषिका को वहन नहीं कर पाता, इसलिए वह संघर्षशील जगत से पलायन करता है और कल्पना का बहुरंगी बतायन निर्मित करता है। इससे उसे क्षणिक संतोष प्राप्त होता है। अतः कला विशुद्धतः एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। इसमें नैतिकता या आध्यात्मिकता की खोज करना व्यर्थ है। काव्य मूलक। फ्रायड का मत है कि कला का उदात्तिक कृत रूप सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों की एक प्रगतिशील उपलब्धि है। जब कुंठा के उदात्तीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब उसकी बर्बरता और एकांतिकता जाती रहती है तथा उसमें एक सांस्कृतिक मूल्य का समावेश हो जाता है। इस प्रकार कला से प्राप्त आनंद की उपलब्धि हल्के उन्माद के रूप में होती है, जो जीवन की कठोरताओं से बचने के लिए एक अस्थायी आश्रय प्रदान करता है। इसी से फ्रायड कला में संप्रेषण को महत्वपूर्ण समझते हैं और साधारणीकरण की आवश्यकता पर बल देते हैं। ठीक। समीक्षात्मक दृष्टि। फ्रायड की समीक्षा दृष्टि उनकी इस मान्यता पर आधारित है कि कल्पना चित्र अपनी अंतर्निहित इच्छा तथा तीन कलाओं से संबंध है। इस दृष्टि से लेखक की कृतियों का परीक्षण तथा जीवन और कृतियों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना चाहिए। एक यथार्थ अनुभव जो लेखक के मानस पर प्रबल प्रभाव अंकित करता है, किसी पूर्व अनुभव स्मृति अथवा
साधारण बाल्यकाल की अनुभव स्मृति को उद्वेलित करता है, उससे एक इच्छा स्फुरित होती है जिसकी पूर्ति उस कलाकृति के माध्यम से होती है। इस प्रकार उस कृति में वर्तमान की घटना एवं अतीत की स्मृति के तत्व पृथक पृथक स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इस प्रकार किसी भी सृजनात्मक साहित्य के अध्ययन का प्रकार व्यर्थ नहीं हो सकता। ठीक। दिवास्वप्न की अभिव्यक्ति ही काव्य। दिवास्वप्न की अभिव्यक्ति ही काव्य। फ्रायड कवि कल्पना को दिवास्वप्न और दिवास्वप्न की अभिव्यक्ति को काव्य मानते हैं। अभिव्यक्ति के कलात्मक स्वरूप को ही काव्य, कला या साहित्य आदि कहा जाता है। फ्रायड का यह भी मानना है कि दिवास्वप्नों के अध्ययन से उन समस्याओं की ओर पहुंचा जा सकता है जो कल्पना प्रधान रचनाओं से उत्पन्न प्रभाव से संबद्ध हैं। फ्रायड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ने विश्व चिंतना को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। विश्व साहित्य समाज पर उनका युगांतरकारी प्रभाव है। ब्रिटिश विश्वकोश के अनुसार साइकोलॉजिस्ट हैज extended from the beginning a profound influence on literature and the other arts and on the whole body of social thoughts. फ्रायड ने कल्पना प्रवण लेखक की तुलना क्रीड़ारत शिशु से की है, जिसका क्रीड़ा जगत यथार्थ जगत से बिल्कुल पृथक होता है। कभी भी बालक के समान कल्पना छवियों का निर्माण करता है, उसे गंभीर भाव से ग्रहण कर अपनी मानसिक सृष्टि को तीव्र रूप से यथार्थ से पृथक करता है और अपनी बहुत सी भावनाएं उसमें अभिनिविष्ट कर देता है। ठीक। शक्ति और सीमा। डॉक्टर नगेंद्र ने फ्रायड और हिंदी साहित्य नामक अपने निबंध में फ्रायड दर्शन की शक्ति और सीमाओं की ओर संकेत किया है, जिसमें पहला, फ्रायड की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि उन्होंने अचेतन का अन्वेषण कर मनोविश्लेषण के लिए सीमित क्षेत्र का उद्घाटन कर दिया है। रहस्य के घने आवरण में पड़ी व्यक्ति और समाज की अनेक समस्याएं बुद्धि और विवेक के प्रकाश में आईं, जिससे जीवन के पुनर्मूल्यांकन के लिए नवीन साधन उपलब्ध हुए। दूसरा, काम को मूलभूत प्रवृत्ति मानते हुए उन्होंने मनुष्य के रागात्मक संबंधों का सटीक व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिससे जीवन में बौद्धिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में सहायता मिली। ठीक। फ्रायड की कुछ सीमाएं भी स्पष्ट हैं। देखिए, फ्रायड की कुछ सीमाएं भी स्पष्ट हैं। फ्रायड के निष्कर्ष अस्वस्थ व्यक्तियों की मनस्थिति पर आधारित है, अतः विकृतियों के आधार पर प्रतिपादित जीवन दर्शन अथवा स्वस्थ मानव का जीवन दर्शन कैसे हो सकता है। दूसरा, काम जीवन की मूल वृत्ति अवश्य है, परंतु वह अंग ही है, सर्वांग नहीं। फ्रायड ने उसे सर्वस्व मानकर अपने दर्शन को एकांगी बना लिया है। तीसरा, फ्रायड का दर्शन अभावात्मक है, उसमें समाधान नहीं है, वह व्यष्टि तक सीमित है, समष्टि के लिए उसके पास कोई संदेश नहीं है। तो कोई संदेश नहीं। किंतु यह आरोप अनुचित है। प्रारंभ में उनके प्रयोग और निष्कर्ष अभावात्मक थे। धीरे धीरे उनकी दृष्टि भावात्मक होती गई तथा भावों के उन्नयन एवं अहम के समाजीकरण में अपना समाधान प्रस्तुत किया। निष्कर्ष, फ्रायड ने प्रगति की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए साहित्यकार के व्यक्तित्व और साहित्य की प्रवृत्तियों के विश्लेषण व्याख्या के लिए नवीन मार्ग का प्रवर्तन किया, जिससे साहित्य के अध्ययन आलोचन के इतिहास में नया अध्याय जुड़ा। ठीक। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद जर्मन भाषा के एग्जिस्टेंस फिलॉसफी के अनुवाद हेतु प्रयोग में लाया गया शब्द था। एग्जिस्टेंज शब्द प्रथम महायुद्ध के पश्चात दार्शनिक शब्दावली का अंग बन गया। साधारण भाषा में इसका अर्थ है जो भी है, पशु पक्षी वस्तु सभी का अस्तित्व है। किंतु अस्तित्ववादी भाषा में अस्तित्व का संबंध केवल मानव के अस्तित्व से है।
डॉक्टर पुष्पा बंसल बंसल डॉक्टर पुष्पा बंसल के अनुसार अस्तित्ववाद एक तर्कसंगत दार्शनिक मतवाद की अपेक्षा एक दार्शनिक के दृष्टिकोण का प्रतीक है। ठीक, पाश्चात्य काव्यशास्त्र दृष्टि एवं दर्शन, पृष्ठ संख्या 206 पर डॉक्टर पुष्पा ने अपने पुस्तक में इस बातों का उद्धृत किया है। इन बातों को अस्तित्ववादियों का कथन है कि मानव अपनी समस्त स्थितियों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। वह अपनी परिस्थितियों का परिवेशगत सफलताओं असफलताओं का स्वयं निर्माता एवं निर्णायक है। वह निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। अस्तित्ववाद अपने वर्तमान अर्थ में 19वीं सदी के मध्य की उपज है। इसकी पृष्ठभूमि में औद्योगिक क्रांति जनित व भौतिकता थी जो मनुष्य अस्तित्व की अवहेलना कर उसे निर्मूल्य कर रही थी। मनुष्य अस्तित्व के इस अवहेलनात्मक सामाजिक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ चिंतकों ने परंपरागत सामाजिक एवं धार्मिक मूल्य मान्यताओं को निष्प्राण घोषित कर विशुद्ध मानवीय मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया। इन चिंतकों में जर्मनी के फ्रेडरिख नीत्शे, कार्ल जेप्सर, मार्टिन हेडगर, फ्रांस के ग्रेवियल मार्शल, ज्यों पाल सार्त्रे, अल्बर्ट कामू आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। डेनमार्क, इस समय तो अल्बर्ट कामू का जो उपन्यास है वो भी काफ़ी, प्लेग उपन्यास, वो भी काफ़ी चर्चा में है कोरोना काल में। डेनमार्क के सारेन कीर्केगार्ड इस दार्शनिक प्रवृत्ति के प्रवर्तक हैं। डेनमार्क के सारेन कीर्केगार्ड इस दार्शनिक प्रवृत्ति के मतलब अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं। अस्तित्ववादी विचारकों में सर्वाधिक महत्व ज्यों पाल सार्त्रे को दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में इस दार्शनिक दृष्टिकोण को व्यापकत्व प्रदान करने वाले प्रथम दार्शनिक साहित्यकार ज्यों पाल सार्त्र ही हैं। अतः साहित्य में अस्तित्ववादी चिंतन का प्रारंभ सार्त्र से ही होता है, जिसका अनुसरण वाद में बहुत से लेखकों ने किया। ठीक, अस्तित्ववाद का स्वरूप। अस्तित्ववाद के अनुसार अस्तित्व महत्वपूर्ण है। फलतः सभी अस्तित्ववादी परंपरागत सिद्धांतों के विरोधी हैं। अस्तित्व के दो रूप हैं, धार्मिक और कला संबंधित। ठीक, धार्मिक को प्राथमिकता देने वाले दार्शनिकों का मत है कि मानवीय संघर्ष की क्रियाशीलता धार्मिक क्षेत्र में होनी चाहिए जो ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बन सके। दर्शन वस्तुतः इसी आधार पर विज्ञान से श्रेष्ठ होता है कि विज्ञान केवल वस्तु जगत का अध्ययन करता है। अस्तित्ववादी अनुभवों में वे रहस्य छिपे रहते हैं जिससे मानव जूझता है और विश्वास श्रद्धा का आधार स्वयं ही बनता है। इन आंतरिक आत्मिक अनुभवों को विज्ञान स्पर्श नहीं करता। ठीक, जर्मन अस्तित्ववादी कार्ल जेप्स का मत है कि जगत का कोई भी तर्कपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बुद्धिवादियों का इस दिशा में कोई भी प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि यह बहुत संभव है कि अस्तित्व के लिए वह मूर्ति शून्य ही हो जिसकी व्याख्या आवश्यक है। जगत मृग तृष्णा नहीं है, जगत मृग तृष्णा नहीं है, माया नहीं है। अस्तित्व का वास्तविक अर्थ जेर्स की दृष्टि में किसी मानव को किसी हठात आघात स्नाक के माध्यम से ही ज्ञात हो सकता है। इस ज्ञान को आघात के माध्यम से प्राप्त करके ही अब मानव अपने दैनिक जीवन की दुश्चिंताओं से मुक्त हो सकता है। ठीक, अस्तित्ववाद के कला संबंधित रूप में स्थापक एवं पोषक हैं हेडेगर, कामू और सार्त्रे। ठीक, अल्बर्ट कामू, ज्यों-पाल सार्त्रे। अस्तित्ववाद के इस वैयक्तिक आदर्शवादी कला सिद्धांत का प्रतिपादन ज्यों-पाल सार्त्रे ने अस्तित्ववाद एवं मानव स्वातंत्र्य में किया था।
अल्बर्ट कामू ने भी इस सिद्धांत का विवेचन किया। इस सिद्धांत के अनुसार कला अभिव्यंजना का उद्देश्य अस्तित्व संबंधित विकिरण है, ठीक, जिसका तात्पर्य है कि कला का उद्देश्य अतर्कवादी व्यक्ति अनुभवों एवं दृष्टिबोध का विकिरण करना है। वस्तुतः अस्तित्ववाद के अनुसार कला एवं साहित्य का उद्देश्य परोक्ष अनुभूतियों का चित्रण करना होता है। ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध कवि रिल्के के सानेट एवं शोक गीतों में इस प्रकार का चित्रण कुशलतापूर्वक किया गया है। अस्तित्ववादी पारंपरिक आस्थाओं, जीवन विश्वासों, धारणाओं, नीति नियमों के कट्टर शत्रु हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने के कारण समाज में प्रचलित है तथा व्यक्ति स्वच्छंदता में बाधक है। अस्तित्ववादी विचारक ज्ञान विज्ञान मतलब इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान आदि को भी महत्वहीन मानते हैं। उनके लिए वह सब कुछ व्यर्थ है जिससे अस्तित्व बोध में सहायता नहीं मिलता। वे मात्र मानव स्थिति मतलब ह्यूमन कंडीशन जानने के आग्रही हैं, क्योंकि उससे अस्तित्व बोध में सहायता मिलती है। अस्तित्ववादी पूर्ण स्वच्छंदता में जीकर अंत में मृत्यु को अस्तित्व का अनिवार्य अंश मानकर उसका साहसपूर्वक वर्णन करना चाहते हैं। ज्यों पाल सार्थ को अस्तित्व का अनिवार्य मतलब अस्तित्व सार्थ ज्यों पाल सार्थ ने लिखा है, मृत्यु नहीं आती जब तक मैं हूँ, मृत्यु के आने के बाद मैं हूँ ही नहीं, इसलिए बाधा कैसी। जन्म की भांति मृत्यु भी एक शुद्ध तथ्य है, ठीक। पाश्चात्य साहित्य की भूमिका पृष्ठ संख्या 232 पर ज्योपाल सार्थ की पंक्ति उद्धृत है। वहाँ से प्रत्येक क्षेत्र में अस्तित्ववादियों के लिए स्वतंत्रता ही जीवन दर्शन का मूलाधार है और उनके मूल्यहीन साहित्य दर्शन का एकमात्र मूल्य है। चयन की स्वच्छंदता अथवा वैयक्तिक स्वच्छंदता ही चूंकि अस्तित्ववादी दर्शन का प्राण तत्व है, इसलिए उनके साहित्य में घोर अराजकता, उन्मुक्त भोग, यवन वादिता, नास्तिकता, असामाजिकता, विज्ञान विरोधिता आदि अनेक अनाचारी एवं अवांछनीय तत्वों की बहुलता पाई जाती है। पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत और वाद पृष्ठ संख्या 310, ठीक। अस्तित्ववाद की विशेषताएं अस्तित्ववादी दर्शन के अनेक विचारकों के अनुरूप उसके अनेक रूप पाए जाते हैं। फिर भी उसकी कुछ सामान्य परिभाषाएं हैं जिसका उल्लेख किया जा सकता है। अस्तित्ववादी जीवन दृष्टि में मनुष्य की समस्याएं सर्वोपरि है। उसका ठोस अस्तित्व व्यक्तिगत स्वच्छंदता तथा अपने क्रियाकलापों के निर्माण एवं उत्तरदायित्व का स्वतंत्र अनुभव ही वे स्तंभ हैं जिन पर अस्तित्ववादी जीवन दर्शन का महल खड़ा है। साहित्य के क्षेत्र में यह जीवन दृष्टि पूर्णतः व्यक्तिवादी, आत्मकेंद्री, अंतर्मुखी और आत्मनिष्ठ विचारधारा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें हम पहला कह सकते हैं जीवन की निरर्थकता का अनुभव, ठीक। अल्बर्ट कामू मानव की अभिलाषाओं एवं आशाओं का इस निरर्थक संसार से अनवरत संघर्ष मानते हैं, क्योंकि उनका प्रतिफलन असंभव है। अतः संसार के सभी व्यापार अकारथ हैं। मानव का जीवन एक निरर्थक प्रयास है, जैसे सिसिफस का पत्थर पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास, फिर नीचे गिर पड़ने का क्रम। आधुनिक सभ्यता में मानव जीवन भी इसी प्रकार व्यर्थ एवं अकारथ है। अस्तित्ववादी कामों के इस अनर्गल बोध से प्रभावित निराशावादिता, पीड़ा, एकाकीपन एवं वैयक्तिक स्वच्छंदता की ओर अग्रसर है। मानव स्थिति ह्यूमन कंडीशन को दुखद और पीड़ाजनक मानना। अस्तित्ववादी मानव स्थिति को पूर्णतः दुखद मानते हैं। इस दृष्टि से वे घोर निराशावादी हैं, ठीक। पीड़ा, संत्रास, दुख, यातना, एकाकीपन एवं आत्मनिर्वासन से युक्त जीवन जीना मनुष्य की अनिवार्य स्थिति है। वे मानव स्थिति की सीमा निर्धारण करते हुए मृत्यु को उसकी सीमा मानते हैं। तीसरी जो विशेषता है वैयक्तिक स्वच्छंदता पर बल।
अस्तित्ववादी सभी प्रकार के पारंपरिक जीवन मूल्यों के प्रति विद्रोह करना सच्ची वैयक्तिक स्वच्छंदता मानते हैं। उनके अनुसार जीवन की निष्ठता के प्रति विद्रोह करने वाले ही सच्चे अर्थों में मुक्त हैं, और जिन्हें इस निष्ठता का बोध हो गया वे जीवन के प्रति सही अर्थ में विद्रोही हैं। इस विद्रोह का अभिप्राय है जीवन के परंपरागत मान मूल्यों के प्रति, समाज, धर्म, नीति आदि से संबंधित धारणाओं एवं विचारों के प्रति विद्रोह। ठीक। मृत्युबोध चौथी विशेषता है। ठीक। मृत्युबोध अस्तित्ववादी मृत्युबोध को मानवीय अस्तित्ववादी मृत्यु को मानवीय स्थिति की सीमा मानते हैं। उनकी दृष्टि से मृत्यु की उपयोगिता है, वह जीवन का शुद्ध तथ्य है, क्योंकि मृत्यु से ही मनुष्य में निरासक्ति का भाव पैदा होता है तथा अपने अस्तित्व का सही ज्ञान भी। आज की भौतिक सभ्यता में अपने आप को जानने तथा अस्तित्व बोध के लिए मृत्यु जैसे धक्के की आवश्यकता है। मृत्यु बोध मनुष्य को अस्तित्व बोध कराने में महत्वपूर्ण अनुभव है। जैसे टालस्टॉय की कहानी इवान इलिच की मृत्यु का प्रसंग। इसमें अति संपन्न, पूर्णतः प्रतिष्ठित और अपने जीवन में अति सफल व्यक्ति इवान इलिच को अचानक सीढ़ियों से गिरकर मरते हुए जीवन के प्रति मोह पैदा होता है। इलिच के शब्द, काश मैं जीवन फिर से प्रारंभ करता, इस बात के द्योतक है कि आज की सभ्यता ने मनुष्य को अकेला कर दिया है, वह अपना आपा खो चुका है। ठीक। हिंदी की नई कविता में अस्तित्ववादी लहर प्राप्त है, जिसे हम साठोत्तरी कविता में भी देख सकते हैं। वीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण अज्ञे आदि कवियों में अनास्था, अस्तित्वबोध, मृत्युबोध, वैयक्तिक स्वच्छंदता, निराशा, पीड़ा, उन्मुक्त भोग आदि प्रवृत्तियों की अनुगूंज पाई जाती है। जैसे कुंवर नारायण की उन्मुक्त भोग की निकृष्ट अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। ठीक। देखिए कुंवर नारायण की कुछ पंक्ति। अमाशय, यौनाशय, गर्भाशय, जिसकी जिंदगी का यही आशय, यही इतना भोग्य, कितनी सुखी है वह, भाग्य उसका ईर्ष्या के योग्य। ठीक। अस्तित्ववाद की भूमिका नीत्शे एवं किरकेगार्ड ने 19वीं सदी में ही तैयार कर दी थी। यद्यपि उन्होंने कोई दर्शन प्रतिपादित नहीं किया था, फिर भी उनके विचार अस्तित्ववादी दृष्टिकोणों को प्रेषित करते हैं, और इसी कारण वह आधुनिक युग के अस्तित्ववाद के प्रवर्तक बन गए। आधुनिक युग के अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? तो नीत्शे एवं किरकेगार्ड। ठीक। किरकेगार्ड। ठीक। उनका कहना था कि ईश्वर को परोक्ष साधनों से या अथवा प्रकृति में नहीं खोजा जा सकता। ठीक। ईश्वर को परोक्ष साधनों से अथवा प्रकृति में नहीं खोजा जा सकता। धर्म आंतरिक विकल्प होता है जिसमें श्रद्धा की भी आवश्यकता होती है। कला, विज्ञान एवं इतिहास उसके पूरक है, उसके अंग है। जीवन मानव को निश्चय पर निर्भर करता है। मानव औत्सुक्य की स्थिति में रहता है और निराशा के मार्ग से गुजरता है। इन्हीं विचारों को आधार मानकर जर्मन में अस्तित्ववादी विचारधारा का सूत्रपात हुआ। ठीक। स्वयं अस्तित्व एक्सटेंस शब्द की भी किरकेगार्ड ने ही सर्वप्रथम प्रयोग किया। किरकेगार्ड ने इस अस्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 20वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी के ही मार्टिन हेडेगर ने अस्तित्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। उनके दर्शन की मुख्य समस्या मानव के होने की है। यह अस्तित्व मृत्यु के लिए है। उनके अनुसार मानव असहिष्णु संसार में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु संघर्ष करता है, जिसका परिणाम अनिवार्यतः न कुछ तक पहुँचते पहुँचते मृत्यु तक पहुँच जाता। ठीक। कार्ल जेप्सर भी हेडेगर का समकालीन था। उसने भी इस विचारधारा को बल दिया। जेप्सर के अनुसार विज्ञान और दर्शन दोनों ही सत्य की खोज में सफल हैं। कोई भी व्यक्ति एकांतिक नहीं है। अस्तित्व का भी
विस्तार होता है। समस्त अध्यात्म दार्शनिक के लिए अस्तित्ववान की खोज है। जेप्सर की दृष्टि में भी निराशा एवं खींच का प्रतिपादन तथा मृत्यु का अनिवार्य भय है जो अस्तित्व की चरम तृप्ति है। फ्रांसीसी साहित्यकार जियों पाल सार्त अस्तित्ववादी विचारकों में सर्वोपरि माने जाते हैं। नास्तिक अस्तित्ववाद के प्रतिपादक है। उनका मत है कि ईश्वर मर चुका है। ठीक, ईश्वर मर चुका है, गॉड इज डेथ। वस्तुतः अस्तित्ववाद नास्ति की स्थिति में निकाले गए परिणामों का प्रयास मात्र है। ठीक, वे कहते हैं existentialism is nothing but an attempt to draw all the consequences from a consistent ethostic position। ज्योपाल सार्त ने ईश्वर है के विचार को नकारा है तथा अस्तित्व को सार से भी पूर्व की स्थिति माना है। उनके मतानुसार चेतन विषय अपने लिए होता है और वस्तु जगत स्वयं में होता है। मानव जीवन इन दोनों स्थितियों को एक सूत्र में जोड़ने का संघर्ष काल है जिसका पूर्व नियोजित परिणाम असफलता होता है। मानव कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। समाज उसकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। मानव मृत्यु के भय से ग्रस्त रहता है। अन्य विचारक अल्बर्ट कामू के विचार भी सार्थ जैसे ही हैं। वह भी मृत्यु, विसंगत स्थितियों, वैयक्तिकता संघर्ष आदि की ही बात करता है। अस्तित्ववाद के अन्य उन नायकों और पोषकों में मार्शल, रिल्के, पोल टेलिस आदि हैं। इनके विचारों से वे अनुभव जिन्हें हम चुनते हैं महत्वपूर्ण हैं। इसका कारण अस्तित्ववाद की चुनाव की प्रकृति है, क्योंकि वे ही अनुभव व्यक्ति की विशेषता को प्रेरित करते हैं। ये अनुभव ही हमारी प्रकृति को दर्शाते हैं। वे ही क्षण होते हैं जिसमें हमारा अस्तित्व होता है। आत्मनिष्ठा पर बल देने के कारण अस्तित्ववाद एक ऐसा मुक्त दर्शन है जिसमें सामाजिक सौहार्द में विश्वास का प्रकटीकरण नहीं है और मानवीय पूर्णता के प्रति आशा भी नहीं है। ठीक, निष्कर्ष अस्तित्ववाद आधुनिकता युग की सबसे बड़ी विशेषता है और मांग व्यक्तिगत मानवीय स्वतंत्रता पर विशेष बल देता है। वह वर्ग समुदाय की सराहीनता को सिद्ध करता है और नए यथार्थ बोध के आधार पर नवीन मूल्य बोध के सृजन द्वारा जीवन और जगत में क्रांति लाने रहने का हामी है, जिससे कोई मूल्य बोध जड़ न हो जाए। अस्तित्ववाद की ये विशेषताएं ही उसकी सीमा बन गई हैं। व्यक्तिगत मानवीय स्वतंत्रता का पक्षपाती अस्तित्ववादी मानव कर्मठ के स्थान पर विवश अधिक दिखाई देता। उसकी मूल भावना पलायनवाद की प्रवृत्ति अधिक दर्शाती है। व्यक्तिगत मानवीय स्वतंत्रता की अति के कारण ही अस्तित्ववादी रचनाओं में जीवन की व्यर्थता, नैतिक मूल्यन, निराशा, पलायन, भयंकर यौवन वृत्ति विश्लेषण आदि के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। अस्तित्ववाद परंपरागत मानव एवं पूर्व बोधों को नकारता है, जिसके बिना किसी नए मूल्य का निर्माण संभव नहीं है। इसके अभाव में न तो क्रांतिकारी आ सकती है, न कलाकार का क्रांति दृष्टा बन सकता है। ठीक, तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अब हम लोगों ने खंडग हिंदी काव्य शास्त्र अर्थात हिंदी आलोचना का विकास अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी साथियों से पुनः साहित्यिक सहृदय सभी ने निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग यह वीडियो मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए रिकॉर्डिंग बनाया हूँ। तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिएगा। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मिक धन्यवाद।